कुछ लोगों के लिए शहादत ही सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, लेकिन आम लोग इतने खुशनसीब नहीं होते और उनके लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए आपने देखा होगा, अंग्रेजी में एक बड़ी मशहूर कहावत है जहां कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन इस कहावत को आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया होगा, सिर्फ किताबों में पढ़कर छोड़ दिया होगा। इसी तरीके से विज्ञान के एक सिद्धांत से भी एक कहावत निकली है जो कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कहावत नहीं है, असल में ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सिद्धांत मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिसके मुताबिक सिर्फ वही लोग जीवित रहते हैं या रहेंगे जो लगातार बदलते रहते हैं और जो सबसे फिट होते हैं। यानी इस दुनिया में पृथ्वी पर वही रहेगा जो सबसे फिट है। अब इन दोनों ही कहावतों को चरितार्थ करने का समय आ गया, इन दोनों थ्योरीज को। अब स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और अगर आप फिट हैं तभी आप नौकरी भी कर पाएंगे, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी कर पाएंगे, वेकेशन पर भी जा पाएंगे और तभी आप अपने परिवार और समाज को बचा पाएंगे। यानी अब आपका सर्वाइवल इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने फिट हैं, कितने स्वस्थ हैं। यानी अब स्वास्थ्य ही आपका पासपोर्ट होगा और स्वास्थ्य ही आपकी नई डिग्री होगा। सब कुछ आपके स्वास्थ्य के आसपास घूमेगा। सबसे पहले आप यह समझिए कि आपका स्वास्थ्य कैसे लॉकडाउन में बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल सकता है। इस अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध आपकी नौकरी से है, आपके व्यापार से है, आपकी जेब से है। आप कहां जाकर नौकरी करेंगे, कहां जाकर क्या काम करेंगे, आपका पूरा जीवन इस पर निर्भर करता है। और यह किस पर निर्भर करता है? अब यह निर्भर करेगा आपके फिटनेस लेवल पर, आपके स्वास्थ्य पर। क्योंकि दुनिया भर की सरकारें अब यह चाहती हैं कि अर्थव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, लेकिन संक्रमण के डर की वजह से यह फैसला लेना आसान नहीं है किसी के लिए भी। अगर सरकारों ने जल्दबाजी की तो जिन लोगों को संक्रमण है वो दूसरे लोगों को बीमार कर सकते हैं और ऐसे में हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और लॉकडाउन को और कई महीनों तक बढ़ाना पड़ सकता है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब सवाल यह है कि आखिर क्या किया जाए। अगर आप सब कुछ बंद कर देंगे तो अर्थव्यवस्था नीचे बैठ जाएगी। फिलहाल वैज्ञानिक इसके 3 उपाय सुझा रहे हैं। पहला ये कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन ना बन जाए तब तक सभी लोगों को घरों में बंद रखा जाए। दूसरा उपाय, जिनके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है, उन्हें बाहर निकलने की इजाजत दे दी जाए। और तीसरा उपाय यह है कि देश की सारी जनसंख्या को एक ही बार में संक्रमित होने दिया जाए। ऐसा हो जाने पर सिर्फ बुजुर्गों और बीमार लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगे और इन लोगों के दोबारा बीमार पड़ने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। इसे हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, यानी इम्यूनिटी लेवल्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे। ये 3 तरीके मुख्य तौर पर सामने आते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की चुनौती को देखते हुए दुनिया भर की सरकारें ना तो सब लोगों को घरों में बंद रख सकती हैं और ना ही इस पक्ष में है कि जानबूझकर जनता के बीच संक्रमण फैलने दिया जाए। पहली स्थिति में लाखों लोग भूख और गरीबी से मर जाएंगे। दूसरी स्थिति में भी लाखों लोग बीमार या बुजुर्ग होने की वजह से मर जाएंगे। इसलिए अब कई देश कोरोना वायरस से स्वस्थ हो चुके लोगों को इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करने पर विचार कर रहे हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे अब आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि यहां इस खबर के जरिए हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि अब इसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। ये वो लोग हैं जिनका शरीर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका है, यानी ये संक्रमित हो चुके हैं और अब इनके दोबारा बीमार पड़ने की आशंका कम है। दरअसल, और ये क्यों है, आपके शरीर में जब भी कोई वायरस प्रवेश करता है तो शरीर उससे कई चरणों में लड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में अक्सर 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। पहले चरण में कुछ विशेष तरह की कोशिकाएं वायरस के संक्रमण को धीमा करने की कोशिश करती हैं, उससे लड़ती हैं। अगर शरीर इस कोशिश में जल्द ही सफल हो जाता है तो कई बार संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं देते, यानी आप पहले राउंड में ही जीत जाते हैं। ऐसे लोगों को ही एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है, यानी जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी इनके शरीर में वायरस तो है लेकिन उससे जुड़े लक्षण नहीं मिलते। दूसरे चरण में शरीर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ये एंटीबॉडीज हर वायरस के लिए अलग अलग होते हैं, यानी शरीर इन्हें बीमारी के हिसाब से कस्टमाइज करता है। ये एंटीबॉडीज एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस से लड़ते हैं। इसके अलावा शरीर में मौजूद टी सेल्स
उन दूसरी कोशिकाओं की पहचान करती हैं जो वायरस से संक्रमित हैं। इसके बाद टी सेल्स संक्रमित कोशिकाओं के सफाई का यानी उन्हें खत्म करने का काम शुरू करती हैं और कुछ विशेष प्रकार की टी सेल्स को मेमोरी टी सेल्स कहा जाता है। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में आए दुश्मन को याद रखती हैं और अगली बार जब कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर पर हमला करता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए वो फॉर्मूला इन्हें याद रहता है। एक आसान से टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति के शरीर में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं या नहीं, और इस जांच के बाद आपको इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है और हो सकता है कि भविष्य में विदेश यात्राओं के लिए उन्हें ही वीजा दिया जाए, उन्हें ही पासपोर्ट दिया जाए जिनके पास ये इम्यूनिटी पासपोर्ट होगा। यानी एक पासपोर्ट वो जो आपके पास अभी है, उस पासपोर्ट में यह देखा जाता है कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति तो नहीं हैं, आपके ऊपर कोई कानूनी मामला तो नहीं चल रहा, आपके ऊपर कोई शिकायत तो नहीं है, आप कोई अपराध करके तो नहीं भागे हैं, वो ये चेक करते हैं। अब उसके आधार पर आपका पासपोर्ट बनता है और आपको वीजा मिलता है। पर भविष्य में आपको पासपोर्ट इस आधार पर मिलेगा कि आप कितने स्वस्थ हैं और आपके शरीर में कितनी एंटीबॉडीज हैं इस पर। इसलिए आपका पूरा की पूरा जीवन इसके बाद बदलने वाला है। फिलहाल आप जब किसी और देश में जाते हैं तो आपको वीजा की अलग अलग श्रेणियों में से किसी एक को चुनना होता है। अगर आप नौकरी करने के लिए किसी देश में जा रहे हैं तो आपको अलग प्रकार का वीजा दिया जाता है, घूमने जा रहे हैं तो ट्रैवल वीजा जारी होता है या टूरिस्ट वीजा जारी होता है। इसी तरीके से अलग अलग वीजा आपको लेने पड़ते हैं। इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता, आपके बैंक अकाउंट, आपराधिक रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की जाती है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में विदेश यात्रा के लिए वीजा आपके शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज के आधार पर दिया जाने लगे। अगर आप अपने देश के अंदर भी कामकाज पर लौटना चाहते हैं तो भी हो सकता है कि आपको सरकार से इम्यूनिटी पासपोर्ट हासिल करना पड़े। कई देशों में इसे रिस्क फ्री सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, यानी नौकरी भी इसी आधार पर लगेगी। जो देश अपने नागरिकों को इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करने के बारे में सोच रहे हैं उनमें बड़े बड़े देश शामिल हैं। उनमें ब्रिटेन, अमेरिका, चिली, इटली और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि भविष्य में जारी होने वाले ये हेल्थ पासपोर्ट या हेल्थ सर्टिफिकेट आखिर काम कैसे करेंगे। फिलहाल इसकी कोई मानक प्रक्रिया तय नहीं है, लेकिन जो हो सकता है वो हम आपको आज बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी सरकार आपसे कह सकती है कि आप एक विशेष मोबाइल फोन एप्लीकेशन पर अपना पहचान पत्र अपलोड करें और फिर अपनी सेल्फी उस पर अपलोड करें। आपके पहचान पत्र से आपके चेहरे का मिलान होने के बाद आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराने के लिए भेजा जा सकता है। अगर टेस्ट में यह पता चला कि आपको कोरोना वायरस हो चुका है और आप इससे इम्यून हो चुके हैं तो आपको एक विशेष QR कोड जारी किया जाएगा। इसके बाद जब आप अपने दफ्तर जाएंगे तो गेट पर आपका ये QR कोड स्कैन किया जाएगा। ये QR कोड स्कैन करने से ये पता चलेगा कि आप कोरोना वायरस से इम्यून हैं। इसी प्रक्रिया का पालन आपको बस में करना होगा, ट्रेन में, मेट्रो में, हवाई जहाज में, हर जगह यही पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल्स में भी आपका इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देखकर ही आपको प्रवेश मिलेगा, क्योंकि दूसरों की सुरक्षा का सवाल है। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तभी आप अंदर जा पाएंगे, अगर ठीक नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से आप संक्रमित होंगे और फिर यह संक्रमण आप दूसरों को फैला देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा है आगे के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलेंगे, मनोरंजन भी उन्हीं का होगा, बाहर जाकर खाना भी वही लोग खा पाएंगे, उन्हें ही नौकरियों पर रखा जाएगा, विदेश यात्रा भी वही लोग कर पाएंगे। लेकिन इससे आशंका यह पैदा होती है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया दो वर्गों में बंट जाएगी, दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक वर्ग में वो लोग होंगे जिनके पास अलग अलग वायरस से लड़ने के लिए ताकत है, यानी इम्यूनिटी है, यानी जो पूरी तरह स्वस्थ लोग हैं, और दूसरे वर्ग में वो लोग आ जाएंगे जिनके पास ऐसी इम्यूनिटी नहीं है। और यही दो वर्ग आने वाले समय में किसी देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय करेंगे। जिनके पास इम्यूनिटी सर्टिफिकेट नहीं होगा वो अपने शरीर का ध्यान रखने लगेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएंगे ताकि वो भी रिस्क फ्री सर्टिफिकेट एक दिन हासिल कर पाएं। राजनीतिक पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में जाति, धर्म और आरक्षण जैसी बातों की जगह स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि जब हर चीज स्वास्थ्य के आसपास घूमने लगेगी, आपका नौकरी पेशा, आपका व्यापार, आपकी यात्रा, आपका मनोरंजन, हर चीज अगर स्वास्थ्य पर आधारित होगा
तो इसका मतलब यह है कि आपके देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो स्वास्थ्य बन जाएगा, और जो राजनीतिक पार्टियां जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती हैं, ये चुनावी मुद्दा भी सबसे ऊपर हो जाएगा। हर चीज स्वास्थ्य के आसपास घूमेगी, और समाज के ये दो वर्ग ही चुनाव में ये तय करेंगे कि किस पार्टी की सरकार आएगी और किसकी जाएगी। और हर पार्टी जो स्वास्थ्य के मामले में अच्छा काम करेगी वही पार्टी जीतेगी, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी करेंसी बन जाएगी। और यहां आपको यह पता चलेगा कि ये क्यों कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए दो बातें हम आपको बार बार आपके दिमाग में आज छोड़कर जा रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ, और दूसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि ये होने वाला है। यहां हम 3 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये कहानी का दूसरा हिस्सा हम आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे ये इम्यूनिटी पासपोर्ट अब आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। भविष्य में अपनी जातियों को भूल जाइए, क्योंकि आपकी जातियां और आपके वर्ग इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप कितने स्वस्थ हैं। यानी जो आपका स्वास्थ्य है वही आपकी जाति बन जाएगा। जिन लोगों के पास इम्यूनिटी पासपोर्ट होगा वो जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा उन्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यह व्यवस्था भेदभावपूर्ण होगी और जैविक आधार पर लोगों को बांटना ठीक नहीं है, लेकिन यह सरकारों की मजबूरी बन जाएगी, और आपके सर्वाइवल के लिए भी यह व्यवस्था बहुत जरूरी हो जाएगी। इसीलिए जो थ्योरी है जिसके बारे में हमने शुरू में आपको बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है, उसे आज आप फिर से पढ़ लीजिएगा। भारतीय वायुसेना में पायलट के तौर पर जब आप भर्ती होने के लिए जाते हैं, या जो युवा जाते हैं, तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के 20 से 22 पैमानों पर उन्हें खरा उतरना पड़ता है। आपकी हाइट से लेकर आपकी देखने और सुनने तक की क्षमता ये तय करती है कि आपको वायुसेना में भर्ती किया जाएगा या नहीं। ऐसे ही नौ में भर्ती किया जाएगा या नहीं। ऐसे ही नौसेना में जब भर्ती होती है तो 15 से 20 पैमानों पर स्वास्थ्य की जांच होती है। थल सेना में भी जब भर्ती होती है तो आपकी हाइट देखी जाती है, आपका सीना कितना चौड़ा है देखा जाता है, शारीरिक क्षमता के आधार पर आपकी भर्ती होती है, और फिर आपकी बहुत ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन आप इसे भेदभाव नहीं कह सकते, क्योंकि वो काम ही ऐसा है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मनों से लड़ने का मुश्किल काम स्वस्थ लोगों को दिया जा सके, क्योंकि ये काम ही ताकत का है, ये काम ही स्टेमिना का है, और ऐसे जो स्वस्थ लोग हैं वही इस काम को कर सकते हैं। इसलिए अगर हर नौकरी का यही पैरामीटर बन जाएगा और मापदंड बन जाएगा कि इसे स्वस्थ लोग ही कर पाएंगे, तो फिर स्वस्थ लोगों को ही नौकरी भी मिलेगी। अब तक सैनिक की तरह आपको भी अपने स्वास्थ्य के प्रमाण अब आपको देने होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद डूबती अर्थव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत पड़ेगी जो युद्ध स्तर पर काम कर सकें। सोशल डिस्टेंसिंग और कॉस्ट कटिंग की वजह से बहुत सारे कर्मचारी अब निकाल दिए जाएंगे, उनकी नौकरियां चली जाएंगी या उन्हें घर से ही काम करने के लिए कह दिया जाएगा। ऐसे में ऑफिस में मौजूद एक कर्मचारी को हो सकता है 2 लोगों के हिस्से का काम करना पड़े या 3 लोगों के हिस्से का काम करना पड़े, तभी आपकी नौकरी बचेगी। इसलिए इस दौर में आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा, क्योंकि जब कॉस्ट कटिंग होती है तो जिस कंपनी में 100 लोग काम करते हैं वहां 50 करेंगे, जहां 50 करते हैं वहां 25 करेंगे, और इन 50 लोगों को 100 लोगों के बराबर काम करना होगा, इन 25 लोगों को 50 लोगों के बराबर काम करना होगा। यानी अब आपको पहले के मुकाबले 200% ज्यादा काम करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले वर्षों में आपके काम के साथ साथ आपके इम्यूनिटी पासपोर्ट के आधार पर भी आपका इंक्रीमेंट तय किया जाए। आप कितना पैसा लेंगे यह भी इसी बात पर तय होगा। अभी आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, लोन लेते हैं या कोई ईएमआई चुकाते हैं, तो उसका रिकॉर्ड क्रेडिट ब्यूरो के पास होता है। कर्ज चुकाने की आपकी क्षमता के आधार पर ही क्रेडिट ब्यूरो आपका सिबिल स्कोर तय करता है, और इसी आधार पर आपको आगे लोन दिया जाता है। और आपने कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि यह आपकी लोन चुकाने की क्षमता है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कोई हेल्थ ब्यूरो आपके स्वास्थ्य के स्कोर के हिसाब से यह तय करे कि आपको कोई काम देना है या नहीं देना है, और आपका लोन भी इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने स्वस्थ हैं, क्योंकि वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका शरीर कितने वर्षों तक काम करने के लायक है और कितने वर्षों तक आपका शरीर काम करके पैसा कमा सकता है। स्वास्थ्य का एकमात्र पैमाना सिर्फ इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि जिन देशों को सबसे स्वस्थ माना जाता है उन्हीं देशों में कोरोना वायरस के भी सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। यह भी एक विरोधाभास है। ब्लूमबर्ग ग्लोबल
हेल्थ इंडेक्स रैंक की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन दुनिया का सबसे स्वस्थ देश है। इसके बाद इटली, आइसलैंड और जापान का नंबर आता है। लेकिन स्पेन का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, स्पेन में तो कोरोना वायरस ने बुरा हाल कर दिया। तो फिर स्पेन के जो लोग इतने स्वस्थ थे उनका क्या हुआ? जबकि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे देश इस रैंकिंग में बहुत नीचे आते हैं। भारत इस इंडेक्स में 120वें नंबर पर है, जबकि भारत के पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति भारत से ज्यादा अच्छी है। लेकिन विरोधाभास यह है कि इन सभी देशों में विकसित देशों के मुकाबले कोरोना वायरस से संक्रमण के कम मामले सामने आए हैं। लेकिन संक्रमण के कम मामले होने का मतलब यह नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं या यहां के लोग स्वस्थ हैं, बल्कि वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत समेत इन सभी देशों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता बहुत ही कम है। भारत के लोग दुनिया के कई देशों के मुकाबले ज्यादा वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट से जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। यहां इतने सारे हर समय कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई वायरस या कोई ना कोई पैरासाइट कोई ना कोई बीमारी लेकर फैला ही रहता है। इनमें से ज्यादातर वायरस बहुत जानलेवा नहीं होते और शरीर में मौजूद मेमोरी टी सेल्स इनसे लड़ने का तरीका याद रखती है। शायद इसीलिए भारत में कोरोना वायरस के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें गंभीर संक्रमण के मामले काफी कम है। मौत भी कम हो रही है। हालांकि अभी इस पर कई रिसर्च हो रही हैं और इसे लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर भारत के लोगों के पास वाकई ये कुदरती वरदान है तो भारत को इससे आने वाले समय में बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों का रुझान ज्यादा नहीं है और संक्रमण के अलावा कई और बीमारियां हर साल भारत में लाखों लोगों की जान ले लेती है। लेकिन क्या वायरस से लड़ने की क्षमता के आधार पर तय की गई ये नई वर्ण व्यवस्था सब लोग स्वीकार कर पाएंगे? और क्या ये कड़वी सच्चाई भविष्य के भारत की प्राथमिकताएं बदल देगी? ये समझने के लिए आज हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। आपको इस पर उनकी राय भी सुननी चाहिए और राय अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बात आप ही के भविष्य की हो रही है। स्वाभाविक है कि एक व्यवस्था तो बनेगी कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आप में इन्फेक्शन लगने का डर है, आप अगर उससे इन्फेक्टेड होते हैं तो बीमार हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर कम्युनिकेबल डिजीज का इन्फेक्शन है तो आप दूसरे को भी देंगे। और जब आप दूसरे को देंगे तो उससे अच्छा है कि आपको तो बाइफरकेट किया जाएगा कि आप इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पीपुल हैं तो आपको हम यहाँ पर जहाँ पर गैदरिंग की संभावना है, जहाँ पर लोग समूह में काम करते हैं, वहाँ से हम आपको थोड़ा सिग्रीगेट करके रखेंगे। हो सकता है कि काम का तरीका बदल जाए, कि आपको घर बैठे आपको काम का असाइनमेंट दिया जाएगा कि आप घर से ही काम कीजिए। तो मैं उसको उस रूप में नहीं देखता हूं कि एक अलग तरह की व्यवस्था होगी, एक और विभाजन होगा सोसाइटी में, बल्कि हम इस 21वीं सदी में इस साइंटिफिक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आज पहली बार नहीं हुआ कि दुनिया में महामारी या बीमारी आई है। पहले HIV हुआ था तो सबको लगा था कि अगर HIV हुआ तो नौकरी नहीं मिलेगी। सब डरते थे, HIV है तो ऑपरेशन नहीं होगा, HIV है तो प्लेन में नहीं चढ़ोगे। लेकिन आज ये सब चले गया। ये सब थोड़ी देर की बात है। इसका दो कारण है। पहली बात तो ये है कि आप सबको नहीं टेस्ट कर सकते और हमेशा बार बार नहीं टेस्ट कर सकते। दूसरी बात यह है कि आज इसका इलाज नहीं है, थोड़ी देर में वैक्सीन आ जाएगा तो इलाज हो जाएगा। तीसरी बात यह रही कि अगर आज आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका ये मान्य नहीं है कि अगर मैंने आपको नौकरी दे दी तो 15 दिन के बाद आपको कोविड नहीं होगा या इम्यून सिस्टम खराब नहीं हो सकता। तो ये चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी। एक्सपर्ट्स की राय इस पे बटी हुई है। हमने दोनों राय आपको दिखा दी। एक राय ये कहती है कि भविष्य में सब बदलने वाला है। दूसरी राय ये कहती है कि इस तरह की महामारियां तो आती ही रहती हैं, इससे पहले भी कुछ नहीं बदला और आगे भी कुछ नहीं बदलेगा। शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आधार पर लोगों के बीच असमानता सदियों से चलती आ रही है, आज भी चल रही है। आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर इस असमानता को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सबको समानता के अवसर नहीं देता। प्राचीन भारत में आपको याद होगा, वर्ण व्यवस्था के तहत लोगों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। इसी वर्ण व्यवस्था को बाद में जाति व्यवस्था का रूप दे दिया गया। यह व्यवस्था आज की तारीख में सिर्फ राजनीति का आधार बनकर रह गई है, लेकिन जैविक आधार पर लोगों का वर्गीकरण भविष्य की बुनियाद तय कर सकता है। मशहूर लेखक युवल नोआ हरारी अपनी एक किताब जिसका नाम है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी,
इस किताब में लिखते हैं कि आने वाले वर्षों में लोगों के बीच ये बायोलॉजिकल खाई और बड़ी हो जाएगी। इससे पहले आप सोचते होंगे कि अमीरों और गरीबों के बीच में ही खाई है, लेकिन एक खाई ऐसी है जो बायोलॉजिकल खाई है। ये खाई पैदा होगी कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच, क्योंकि मोटे तौर पर इंसानों के पास सिर्फ बौद्धिक और शारीरिक क्षमता होती है, लेकिन कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर इस मामले में इंसानों को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें भावनाएं नहीं होती। इन लोगों को वीकली ऑफ नहीं चाहिए, इन्हें आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती, इन्हें आलस्य नहीं आता। मशीनें पहले ही इंसानों की तुलना में ज्यादा काम कर रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानसिक श्रम करने वाले इंसानों को भी बेरोजगार कर सकती है। इसके बाद एक दूसरी खाई, इसके बाद खाई दो और तरह के लोगों के बीच तैयार होगी। पहले वो लोग जिनके शरीर में मशीनों और कंप्यूटर्स के पुर्जे लगे होंगे, और दूसरे वो जिनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी एक वर्ग सुपर ह्यूमंस का हो जाएगा और एक वर्ग उन लोगों का होगा जो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ये बातें आपको सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लग रही होंगी, लेकिन सच यह है कि बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग ने इसे संभव बना दिया है। कौन जानता है कि कोविड-19 नाम से जिस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, ये वायरस कहां से आया है? ये भी हो सकता है कि ये किसी लैब से लीक हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि ये कोई जैविक हथियार हो, क्योंकि अब आगे आपको मिसाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। और यह भी हो सकता है कि ये किसी का बहुत बड़ा ऐसा फैसला हो जिससे कुछ खास चंद बड़ी बड़ी कंपनियां वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करती हूं। हो सकता है ये किसी दुनिया की कुछ फार्मा कंपनियों ने मिलकर कोई षड्यंत्र किया हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसा कि हमने आपको कल के डीएनए में बताया था कि कल कम्युनिस्ट विचारधारा के जनक कार्ल मार्क्स का जन्मदिन था। कार्ल मार्क्स दुनिया में समाजवाद लाना चाहते थे, यानी वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जहां सब बराबर होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वो 18 साल के थे तब वो खराब स्वास्थ्य की वजह से सेना में भर्ती नहीं हो पाए थे। यानी दुनिया को समाजवाद का पाठ पढ़ाने वाला एक दार्शनिक भी स्वास्थ्य के आधार पर होने वाले वर्गीकरण का विरोध तब नहीं कर पाया था। कोरोना वायरस के बाद सिर्फ वही लोग पूरी आजादी के साथ कामकाज कर पाएंगे जिनके पास इस वायरस के खिलाफ पूरी इम्यूनिटी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान एक और वायरस का शिकार हो गए हैं, और इस वायरस का नाम है आलस्य। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, जैसे जैसे सरकार ये कह रही है कि अब लोग अपने काम पर लौट सकते हैं, हमें ऐसा लगा था कि सारे लोग अपने काम पर लौटने के लिए बेताब हो रहे होंगे, सबको काम पर लौटना होगा। लेकिन जब सरकार ने कहा कि अपने काम पर लौट जाइए, तो हमें यह भी देखने को मिला कि बहुत सारे लोग तो अब काम पर लौटना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन की जो जिंदगी थी, लॉकडाउन का जीवन उन्हें बड़ा अच्छा लगा। अब उन्हें लॉकडाउन में रहने की आदत पड़ गई है, उन्हें आराम की आदत पड़ चुकी है। अब वो दोबारा दफ्तरों में 10 से 12 घंटे की शिफ्ट नहीं करना चाहते। और ऐसे लोगों की संख्या भारत में तो कम से कम बहुत बड़ी है, जहां लोग आज भी कोई ना कोई बहाना मारकर अब काम पर नहीं जाना चाहते। लोग पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में हैं। कई शहरों में लॉकडाउन में रियायतें दी गई हैं और दफ्तरों को खोल दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग अब काम पर जाने में आनाकानी कर रहे हैं। सरकारों ने जितनी संख्या में कर्मचारियों को ऑफिस आने की इजाजत दी, लोग उतनी संख्या में ऑफिस नहीं जा रहे। प्राइवेट कंपनियों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्यूटियों पर नहीं पहुंचे। जो लोग घरों से काम कर रहे हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोगों के लिए ये छुट्टियों जैसा टाइम है। बहुत सारे लोग घरों से काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम में ईमानदारी नहीं बरत रहे। और अब ये सारे लोग ये चाहते हैं कि अब वो जीवन भर घर से ही काम करते रहें, अब वो दफ्तर नहीं जाना चाहते। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के ज्यादातर लोगों के लिए आलस्य से बढ़कर कुछ है नहीं। तो जो मंडे ब्लूज एक जमाने में लोगों को हुआ करते थे, क्योंकि इतवार की छुट्टी के बाद मंडे को ऑफिस जाना नहीं पड़ता, ऑफिस जाने के लिए जो है बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, अब वो मंडे ब्लूज बहुत सारे करोड़ों की संख्या में लोगों को हो रहा है। बहुत सारे लोग तो इस बात के लिए भी तैयार होंगे कि भले ही उनकी तनख्वाहें कम कर दी जाएं, लेकिन उन्हें काम पर ना बुला लिया जाए। अब आपको आलस्य के कुछ उदाहरण देते हैं। एक रिसर्च एजेंसी गॉलप द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक भारत की युवा पीढ़ी काम में ईमानदारी बरतने को लेकर गंभीर नहीं है। इस युवा पीढ़ी को आप मिलेनियल्स भी कहते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक 21% मिलेनियल्स
एक नौकरी में 1 वर्ष से ज्यादा टिक नहीं पाते और सिर्फ 29% मिलेनियल्स ही अपने काम को लेकर गंभीर हैं। सिर्फ काम के मामले में नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के मामले में भी भारत के लोग आलसी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले 72% पुरुष किसी भी तरह का व्यायाम नहीं करते, जबकि शहरों में रहने वाली 85% महिलाओं की भी व्यायाम में कोई रुचि नहीं। इस सर्वे में शामिल 33% पुरुष और महिलाओं का वजन जरूरत से ज्यादा था, ओवरवेट थे, और यही वजह है कि ह्यूमन कैपिटल के मामले में भारत 195 देशों में 153वें नंबर पर है। ह्यूमन कैपिटल का अर्थ होता है 20 से लेकर 64 वर्ष की आयु के दौरान आप कितने साल अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। यानी ऐसा मान लीजिए अपने पूरे जीवन काल में आप अपनी पूरी क्षमता से कितने वर्ष काम करते हैं। इस मामले में भारत के लोग सिर्फ 7 साल ही अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाते हैं। इसके मुकाबले फिनलैंड के लोग 28 साल, अमेरिका के लोग 23 साल और ब्रिटेन के लोग 22 साल अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने में सक्षम हैं। अस्वस्थ और आलसी लोगों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पहले से ही स्वस्थ और अस्वस्थ और आलसी और मेहनती लोगों के बीच विभाजित है। कभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और कोरोना वायरस इस विभाजन को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन इस बार आप इस विभाजन को ध्यान से देख पाएंगे, महसूस भी कर पाएंगे, क्योंकि आप इसका हिस्सा बनेंगे। इसलिए याद रखिए, अगर आपके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी होगी और दिल में ईमानदारी से काम करने का जज्बा होगा, तभी आप आने वाले दौर में सफल हो पाएंगे। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और दूसरी जो थ्योरी है नोट करने वाली, वो ये है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपने इन दोनों चीजों पर काम करना शुरू कर दिया तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। अर्थव्यवस्था ऊपर जाए, नीचे जाएं, लोगों की नौकरियां कट हो रही हों, तनख्वाहें कम हो रही हों, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा।